काइनेमेटिक्स में हम 3 चैप्टर्स पढ़ेंगे एक के बाद एक। पहले पढ़ेंगे हम रेक्टिलिनियर मोशन, देन हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, फिर हम पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर रेक्टिलिनियर, या दूसरा नाम है इसका 1D मोशन, वन डायमेंशनल मोशन। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, या दूसरा नाम है इसका 1D मोशन। दिमाग में ये आना चाहिए कि मोशन क्या होता है। देखो, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन अगर लगातार चेंज हो रही हो किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, तो उसको हम बोलते हैं कि पार्टिकल मोशन में है, पार्टिकल मोशन कर रहा है। मैंने एक टर्म यहाँ पर अभी बोली, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर की बहुत इंपॉर्टेंस है मोशन को देखने में। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं बस के अंदर बैठा हुआ हूँ, बस के अंदर मेरे पास में मेरा फ्रेंड बैठा हुआ है, ठीक है, बस जा रही है सपोज इधर की तरफ। अगर मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं अपने फ्रेंड को देखता हूँ, वो ऑब्जेक्ट है मेरे लिए, तो मुझे लगेगा कि वो रेस्ट पर है, क्योंकि उसकी पोजीशन मेरे रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही। अगर मेरे फ्रेंड उसी ऑब्जेक्ट को बाहर ग्राउंड पर खड़ा हुआ कोई ऑब्जर्वर देखता है, तो वो ये बोलेगा कि हाँ, वो मेरा फ्रेंड बस के साथ साथ मूविंग स्टेट में, क्योंकि उस ऑब्जर्वर जो बाहर खड़ा हुआ है के रेस्पेक्ट में मेरा जो फ्रेंड अंदर बैठा हुआ है उसकी पोजीशन लगातार चेंज हो रही होगी। तो मोशन जो है वो म्यूचुअल कंबाइंड प्रॉपर्टी है ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट की। सिर्फ ऑब्जेक्ट डिसाइड नहीं कर सकता कि मोशन है या नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्वर डिसाइड नहीं कर सकता कि मोशन है या नहीं है। ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट मिलकर ही इस मोशन को डिफाइन करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम जितनी बातें करने वाले हैं उसमें बाय डिफॉल्ट ऑब्जर्वर जो होगा वो ग्राउंड पर बैठा हुआ ऑब्जर्वर होगा। आगे चल के ऐसे चैप्टर्स आएंगे जिसका नाम रिलेटिव मोशन है, जिसमें ऑब्जर्वर बार बार चेंज होगा। तो तब तक, जब तक हम रिलेटिव मोशन नहीं पढ़ लेते, जब तक के लिए हम बाय डिफॉल्ट ये मान के चलेंगे, बार बार बोला नहीं जाएगा इस बात को कि ऑब्जर्वर कौन है, बाहर ग्राउंड पर बैठा हुआ ऑब्जर्वर है, ठीक है। अब बात करते हैं 1D मोशन की, या स्ट्रेट लाइन मोशन या रेक्टिलिनियर। इस चैप्टर में हम बेसिकली ऐसे मोशन पर ही फोकस करेंगे जिसमें पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक। कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखेंगे, उसके बाद फिर चैप्टर में हम आगे बढ़ पाएंगे। तो एक एक डेफिनेशन आप साथ साथ नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और न्यूमेरिकल्स भी मैं साथ साथ कराता जाऊंगा उस पर बेस्ड। पहली जो डेफिनेशन बच्चों देखनी है वो है डिस्प्लेसमेंट। आप 12th पास हैं तो मुझे उम्मीद है आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी ये मानते हुए कि जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं हम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आप लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, नोट करिए लिखना, मिनिमम और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मिनिमम और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है ये मैं डायग्राम में समझाता हूं। सपोज एक पार्टिकल पॉइंट ए पर था, वो मूव करते हुए किसी रैंडम पाथ पे मूव करते हुए सपोज पॉइंट बी पर पहुंच जाता है, ठीक है। अब किसी ने पूछा कि बताओ उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ फ्रॉम ए टू बी। तो क्या है डिस्प्लेसमेंट, मैंने बोला था अभी, मिनिमम और शॉर्टेस्ट सेपरेशन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का सबसे छोटा सेपरेशन ये होगा, ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट जो है बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है, इसके बारे में आप यहां शॉर्ट में लिख सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में भी जानते हैं आप लोग कि वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट जो कि वेक्टर है कि मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जो मिलाने वाली लाइन है उसकी लेंथ, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और वेक्टर की जो डायरेक्शन है यहां पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, वो इस तरह से डिफाइन कर रखी है कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ एक एरो लगाते हुए, ये जो एरो लगा रहा हूं मैं, ये वाला, ये ओवरऑल जो वेक्टर दिखाई दे रहा है इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डायरेक्शन बच्चों दिमाग में फिट रखना, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ, वो तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड है इनिशियल और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करने पर जो लेंथ बनेगी उसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अभी एग्जांपल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा ये। इसकी यूनिट की बात करें तो बच्चों यूनिट इसकी लेंथ को मेजर करने वाली जितनी भी यूनिट्स आप जानते हो, जैसे सेंटीमीटर, जैसे मीटर, किलोमीटर, और इस टाइप की जो भी यूनिट्स आप जानते हैं लेंथ को मेजर करने वाली, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के बाद सेकंड डेफिनेशन जो उसको भी देख लेते हैं, फिर एक साथ दोनों पर मिक्स्ड क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक बात और बता देता हूं, देखना। सपोज अगर मैं ये मान लेता हूं कि पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है,
क्योंकि चैप्टर में हम 1D मोशन की बात करने वाले हैं। तो फॉर एग्जाम्पल पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, मैंने मान लिया कहीं ना कहीं ओरिजिन है यहां पर। सपोज इनिशियली वो ऑब्जेक्ट या पार्टिकल इनिशियल पोजीशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं आई डॉट पी, यहां पर था। सपोज एक्स इक्वल्स टू एक्स इनिशियल पर, ठीक है। फाइनली पार्टिकल मान लो मूव करते हुए यहां पर पहुंच जाता है फाइनल पोजीशन, उसकी पोजीशन है मान लो एक्स इक्वल्स टू एक्स फाइनल। नाउ अब हमको डिस्प्लेसमेंट अगर लिखना होगा पार्टिकल का, तो मैं डिस्प्लेसमेंट को यहां पर डेल्टा एक्स सिंबल से डिनोट कर रहा हूं। देखना, डेल्टा का मतलब चेंज, एक्स का मतलब पोजीशन, तो पोजीशन में जो चेंज होता है उसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। एक्स इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये मान के चल रहा हूं पार्टिकल का मोशन एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है। तो डेल्टा एक्स को ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। ये जो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल है, यही यहां पर क्या कहलाएगा, उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। ये जो वैल्यू आएगी ये पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, जीरो भी आ सकती है। जैसे मान लो पार्टिकल इनिशियली यहां पर था, ये एक्स कोऑर्डिनेट सपोज एक्स इक्वल्स टू 2, थोड़ी देर के बाद पार्टिकल यहां पहुंच गया एक्स इक्वल्स टू 5 पर। तो डिस्प्लेसमेंट जो मैंने यहां बताया वो देखना, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ एरो लगाते हुए, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। किस डायरेक्शन है बच्चों, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। अगर इस फॉर्मूले से देखूं, एक्स फाइनल इज 7, एक्स इनिशियल इज 2, ये 2 वाला पॉइंट, ये 7 वाला पॉइंट, तो डिफरेंस कितना आएगा, +5। वो प्लस क्या बात बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पॉजिटिव डायरेक्शन में है। इसको उल्टा सोचते हैं, अगर मान लेते हैं पार्टिकल पहले इनिशियली एक्स इक्वल टू 7 पर था, बाद में वो एक्स इक्वल टू 2 पर आता है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इनिशियल से फाइनल की तरफ ऐसे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन देखो आप, नेगेटिव एक्स की तरफ। और फॉर्मूले से देखते हैं, एक्स फाइनल यहां से यहां पर आए तो एक्स फाइनल कितना है बच्चों, 2, एक्स इनिशियल कितना है बच्चों, 7, तो यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी, -5। तो माइनस क्या बात बता रहा होगा, उस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन को बता रहा है कि वो नेगेटिव एक्स के अलोंग है। अगर पार्टिकल इनिशियली एक्स इक्वल्स टू 2 पर है और घूम फिरकर वापस एक्स इक्वल्स टू 2 पर ही आ जाता है, अब उसका पाथ चाहे कुछ भी रहा हो, पाथ से इंडिपेंडेंट है ये, इनिशियल पोजीशन भी यही, फाइनल पोजीशन भी यही मान लेते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूले से क्या आ जाएगा बच्चों, 0। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और 0। नोट भी कर सकते हो आप इस बात को स्टार लगाते हुए कि डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है बच्चों, और वो 0 भी हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव का सिग्निफिकेंस है डायरेक्शन वाइज, ठीक है। हाँ ये तो बात हो गई 1D मोशन की। अगर मैं इसी डिस्प्लेसमेंट को 3D मोशन से एक्सप्लेन करूं या 3D मोशन में इसके बारे में बताऊं, तो मान लेते हैं कि पार्टिकल, देखना आप, सपोज ये एक्स वाई जेड प्लेन, एक्स इधर मान लेते हैं, वाई इधर और जेड बाहर की तरफ। सपोज पार्टिकल स्पेस में इनिशियली यहां पर था, इनिशियल पोजीशन, फाइनली मान लेते हैं पार्टिकल सपोज यहां कहीं पहुंच जाता है फाइनल पोजीशन, ठीक है। अब अगर कोई पूछता है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डायग्राम में बताओ, तो मैं बोलूंगा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, आर वेक्टर। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, इनिशियल पोजीशन अगर मैं ओरिजिन के रेस्पेक्ट में देखूं, इसको बोल रहा हूं आर इनिशियल, इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन अगर मैं ओरिजिन के रेस्पेक्ट में देखूं, ओरिजिन का मतलब ऑब्जर्वर यहां बैठा हुआ है, वो देख रहा है, ये फाइनल पोजीशन। तो हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, देखना, इस ट्राइंगल को देखो बच्चों, आप जानते होंगे वेक्टर से रिलेटेड एक छोटी सी बात, ट्राइंगल लॉ। ये दोनों वेक्टर सेम सीक्वेंस में, आर इनिशियल वेक्टर और आर वेक्टर, और आर फाइनल वेक्टर अपोजिट सेंस में है, तो मैं बोल सकता हूं आर इनिशियल वेक्टर प्लस आर वेक्टर इक्वल्स टू आर फाइनल वेक्टर। तो उससे जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, आप ढंग से अरेंज करके देख सकते हैं, आर वेक्टर आ जाएगा आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर। ये बात मैं जनरल कर रहा हूं, ये आगे चल के काम आएगी कई बार। 1D मोशन में हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात ये वाली थी। जनरल मोशन की बात करूंगा तो इस तरह से लिख सकते हैं, ये भी वही लिखा हुआ है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल को माइनस करेंगे तो अपने आप क्या आ जाएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा। तो ये तो बात हो गई सारी डिस्प्लेसमेंट के बारे में। फिर से शॉर्ट में इंपॉर्टेंट बात लास्ट में बोल देता हूं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ होती है। और तीसरी बात, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव का सिग्निफिकेंस यहां पर डायरेक्शन से है। 0 होने की कंडीशन है अगर पार्टिकल घूम फिरकर इनिशियल पॉइंट पर आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0। तो अब स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल, दूसरी डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल स्टार्ट करते हैं बच्चों। सेकंड डेफिनेशन, डिस्टेंस ट्रेवल।
डेफिनेशन क्या है इसकी लिखना, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इतनी सी डेफिनेशन है छोटी सी। पार्टिकल जिस भी पाथ के अलोंग मूव कर रहा है उस पाथ की जो लेंथ होगी उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और ये स्केलर क्वांटिटी है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं स्केलर क्वांटिटी। यूनिट की बात करें अगर तो बच्चों यूनिट वही है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इस टाइप की जो भी यूनिट लेंथ को मेजर करने में यूज में आती है। ठीक है, होता क्या है डायग्राम से दिखाता हूं। सपोज पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इस रैंडम पाथ के अलोंग मूव करता हुआ जाता है। तो डेफिनेशन जो लिखवाई आप देखना, एक्चुअल पाथ की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, तो एक्चुअल पाथ तो ये है इसका, इस पाथ की जो लेंथ होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, एक वायर है इस रैंडम शेप का, मैंने उस वायर के दोनों सिरों को पकड़ा और उस वायर को सीधा कर दिया। उस वायर की जो लेंथ आएगी सीधा करने पर उसी को हम क्या बोल देंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन नहीं होती इसकी, सिर्फ लेंथ की बात करें, लेंथ की डायरेक्शन तो होती नहीं है। ठीक है, क्या डिस्टेंस ट्रेवल्ड नेगेटिव हो सकता है क्या? ढंग से सोच के बताओ, क्या डिस्टेंस ट्रेवल नेगेटिव हो सकता है? नहीं। अभी तो लिखा है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, क्या पाथ की लेंथ नेगेटिव होती है क्या? नहीं होती। तो डिस्टेंस ट्रेवल कैन नॉट बी नेगेटिव। क्या डिस्टेंस ट्रेवल जीरो हो सकता है क्या? हाँ, अगर पार्टिकल परमानेंट रेस्ट पर है, मूव ही नहीं कर रहा। मान लो मैं ऑब्जर्वर हूं, ये मार्कर जो है ये ऑब्जेक्ट है और ये मार्कर मेरे रेस्पेक्ट में, मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं देख रहा हूं, ये परमानेंट रेस्ट पर है, मूव करता ही नहीं है। तो मैं बोलूंगा किसी भी टाइम ड्यूरेशन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट इज जीरो। तो अगर ऑब्जेक्ट परमानेंट रेस्ट पर है देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट इज जीरो। और अगर वो मूविंग स्टेट में है तो किसी टाइम ड्यूरेशन में कुछ ना कुछ फाइनाइट वो डिस्टेंस ट्रेवल जरूर करेगा। ठीक है, क्या डिफरेंस है इन दोनों जो हमने डेफिनेशंस देखी है, डिस्प्लेसमेंट में और डिस्टेंस ट्रेवल्ड में? क्या क्या डिफरेंस आप बता सकते हैं, ऐसे वर्बली बताने हैं तो? एक डिफरेंस तो हो गया कि डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज ए स्केलर क्वांटिटी। दूसरा डिफरेंस, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, बट डिस्टेंस ट्रेवल कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस ट्रेवल नेगेटिव नहीं हो सकता है। एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, वो ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल। हमेशा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस ट्रेवल्ड के इक्वल या उससे कम ही होगा, कभी उससे ज्यादा नहीं हो सकता। इस बात को आप इजीली समझ सकते हैं ऐसे कि मान लो पार्टिकल को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। दो तरह के रास्ते हो सकते हैं, या तो कोई रैंडम पाथ या फिर ये स्ट्रेट पाथ, और तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अगर पार्टिकल रैंडम पाथ पे जाता है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जो टॉपिक चल रहा है ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड ए से बी तक, इस पाथ की जो लेंथ है, अगर इस पाथ पे जा रहा है तो इस पाथ की लेंथ है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और डिस्प्लेसमेंट है ए से बी तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये। तो आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट मतलब ये कम है डिस्टेंस ट्रेवल्ड से। और अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा रहा है तो यही डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यही डिस्प्लेसमेंट। तो फिर डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल के बराबर है। तो या तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है डिस्टेंस ट्रेवल के, या वो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रेवल से छोटा हो सकता है, कम हो सकता है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल कर लेते हैं इस पर बेस्ड, ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। एग्जाम्पल करते हैं बच्चों देखना। सपोज एक पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पर मूव करेगा, सेंटर को मान लेते हैं सी। इनिशियली वो पार्टिकल पॉइंट ए पर था और जिस पाथ के अलोंग वो मूव कर रहा है उस पाथ को मैं डायग्राम में इंडिकेट कर रहा हूं। पहले वो सर्कल की इस बाउंड्री के अलोंग मूव करते हुए पॉइंट बी तक आता है। देन वो रेडियल डायरेक्शन में इस रेडियस के अलोंग मूव करते हुए सी तक पहुंचता है। देन अगेन वो रेडियल डायरेक्शन में मूव करते हुए डी तक आता है। फिर वो ऐसे यहाँ पर पॉइंट ई तक आ जाता है। इस सर्कल की रेडियस को आर मानते हुए चलना है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड
मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक टेबल आपको फिल करनी है जिसमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड इधर भरेंगे आप, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को यहां पर फिल करेंगे, और कहां से कहां तक ऑब्जर्वेशन करना है। फर्स्ट पार्ट है फ्रॉम ए टू बी, ए से लेकर बी तक पार्टिकल के मोशन को ऑब्जर्व करना है। सेकेंड पार्ट फ्रॉम ए टू सी, थर्ड पार्ट फ्रॉम ए टू डी, फोर्थ पार्ट फ्रॉम ए टू ई, फिफ्थ पार्ट फ्रॉम बी टू ई। ठीक है, आप ढंग से देखिए और वीडियो को पॉज करते हुए आप इसको ट्राई कर सकते हैं, फिर मेरे सॉल्यूशन को आप देख सकते हैं। तो देखते हैं सॉल्यूशन। ए से लेकर बी तक, ढंग से समझना बच्चों, ए से लेकर बी तक डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड था एक्चुअल पाथ की लेंथ, तो पार्टिकल ए से बी तक इस पाथ के अलोंग मूव करता हुआ आ रहा है, तो ये जो लेंथ होगी ये वाली, ये क्या हो जाएगा, ए से बी तक डिस्टेंस ट्रेवल्ड। हम जानते हैं टोटल ये लेंथ 2 पाई आर होती है, ये उसका 1/4 पार्ट है, तो 2 पाई आर बाय 4 मींस पाई आर बाय 2। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ए से बी तक, डिस्प्लेसमेंट ढंग से सुनना, डिस्प्लेसमेंट इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि ए से बी तक पार्टिकल किस पाथ के अलोंग मूव करता हुआ गया है। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ क्या होगा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली सीधी लाइन, ये वाली लेंथ, ये वाली, ये लेंथ, ये लेंथ कितनी होगी देखो, ये रेडियस आर, ये रेडियस आर, ये एंगल 90 डिग्री, तो पाइथागोरस थ्योरम से कितना आ जाएगा बच्चों, √2r। इस तरह फिल कर सकते हैं सारे। ए टू सी, ए से लेकर सी तक एक्चुअल पाथ, मैं डिस्टेंस ट्रेवल की बात कर रहा हूं, एक्चुअल पाथ है बच्चों ये पाई आर बाय 2 देन आर, तो टोटल लेंथ जो उसने ट्रेवल की है ए से सी तक वो है पाई आर बाय 2 प्लस आर। डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, ए से सी तक, ए और सी, इनिशियल पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट सी, ये नहीं देखना डिस्प्लेसमेंट में कि किस पाथ के अलोंग गया है, सबसे छोटी लेंथ ए से सी तक की यही वाली होगी, सीधे मिलाना है आपको, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला दो बस, इस लाइन की लेंथ ही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। देन ए टू डी, ए से लेकर डी तक डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एक्चुअल पाथ की लेंथ पाई आर बाय 2 प्लस आर प्लस आर, पाई आर बाय 2 प्लस आर, जबकि डिस्प्लेसमेंट देखना ए से डी तक की बात चल रही है, सीधे ए और डी को स्ट्रेट लाइन से मिलाओ, ये इस लाइन की लेंथ मींस रेडियस का डबल 2r। ए टू ई, ए से ई तक डिस्टेंस ट्रेवल्ड पाई आर बाय 2 प्लस आर देन अगेन पाई आर बाय 2, तो 2 बार तो पाई आर बाय 2 वो बन जाएगा पाई आर, 2 बार रेडियस के बराबर। डिस्प्लेसमेंट देखते हैं बच्चों ए से ई तक, तो ए को देखो ई को देखना है, और ए से ई को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, इसका मैग्नीट्यूड, ये लेंथ ही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, ये वाली लेंथ, तो आर और आर से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, √2 टाइम्स आर। देन बी टू ई, इनिशियल पॉइंट बी है इस बार, फाइनल पॉइंट ई बोल रहे हैं, लिखा हुआ है बी टू ई, बी से ई तक डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एक्चुअल पाथ की लेंथ देखना आर प्लस पाई आर बाय 2 मींस 2r प्लस पाई आर बाय 2। जबकि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड देखते हैं बच्चों बी से ई तक, तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट बी, फाइनल पॉइंट ई को सीधे स्ट्रेट लाइन से मिलाओ, ये वाली लेंथ कितनी है बच्चों, 2r। तो इस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल को समझने के लिए बहुत छोटे से सिंपल से एग्जांपल से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों। सपोज एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके कॉर्नर्स के नामकरण कर लेते हैं ए बी सी, साइड लेंथ मान लेते हैं एल। ठीक है, एक सर्कल बना रहा हूं मैं यहां पर इन पॉइंट्स ए बी और सी को ज्वाइन करते हुए। नाउ एक पार्टिकल है जो इनिशियली पॉइंट ए पर है, अब वो जिस पाथ के अलोंग मूव कर रहा है उस पाथ को मैं डायग्राम में इंडिकेट कर रहा हूं। पॉइंट ए से वो इस सर्कल की बाउंड्री के अलोंग मूव करते हुए बी तक आता है, देन वो वापस से आगे मूव करते हुए पॉइंट सी तक पहुंचता है, फिर वो इस ट्रायंगल की साइड के अलोंग मूव करते हुए पॉइंट बी तक आता है, बी तक, फिर वो इस सर्कल के सेंटर तक, या इस बोल सकते हो आप ट्रायंगल का जो सेंटर है वहां तक जाता है, वो इस तरह से, इस सेंटर को मैं ओ नाम दे रहा हूं। तो पार्टिकल कहां से कहां गया लिख देता हूं मैं, ए से बी तक पहुंचता है वो, बी टू सी, सर्कल के अराउंड एरो का साइन देख सकते हैं आप,
सी से वो आता है अगेन बी तक, पॉइंट बी तक, और बी से वो फाइनली पॉइंट ओ पर पहुंचता है। ये उसकी पूरी जर्नी थी। क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं, यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू ओ। इस पूरी जर्नी के लिए ए से ओ तक के लिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपको कैलकुलेट करना है और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आपको बताना है। वीडियो को पॉज करते हुए आप स्टार्ट कर सकते हैं, फिर मेरे सॉल्यूशन से मैच करा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों सॉल्यूशन देखना। पहले बात करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड की। डिस्टेंस ट्रेवल्ड देखना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड है एक्चुअल पाथ की लेंथ। तो एक्चुअल पाथ को देखते जाएंगे। थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि सर्कल की जो रेडियस है, सर्कल की रेडियस वो कैपिटल आर है। बाद में मैं कैपिटल आर को एल की टर्म्स में रिप्लेस कर दूंगा लास्ट में। एक्चुअल पाथ देखना बच्चों, ए से बी तक इस सर्कल की बाउंड्री के अलोंग। अब देखो, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सर्कल की ये लेंथ और ये इक्वल इक्वल होंगी। टोटल 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर का 1/3 होगा ये। तो ऐड करते जा रहे हैं, देखना यहां लिखते हैं 2 पाई आर बाय 3, ये मैंने ये वाली लेंथ लिख दी है, प्लस बी से सी तक गया अगेन वापस 2 पाई आर बाय 3, प्लस फिर वो इस ट्राइंगल की बाउंड्री साइड के अलोंग आता है, मींस जो साइड लेंथ है एल उतना ट्रेवल करता है। देन वो बी से लेकर ओ तक आता है जो कि सर्कल की रेडियस है, तो प्लस आर। ये आंसर होना चाहिए डिस्टेंस ट्रेवल का, जिसमें आर को मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में आर गिवन नहीं है। क्वेश्चन में तो ट्राइंगल की साइड लेंथ गिवन है, तो लास्ट में हटा देंगे। डिस्प्लेसमेंट देखते हैं बच्चों, उसका मैग्नीट्यूड ए से लेकर फाइनली पॉइंट ओ तक आया। डिस्प्लेसमेंट में कभी भी ये देखना ही नहीं है कि किस पाथ पर वो मूव कर रहा है, आपको सीधे क्या देखना है, इनिशियल पॉइंट ए फाइनल पॉइंट ओ को मिलाने वाली सबसे छोटी लेंथ, सीधी लेंथ, स्ट्रेट लेंथ, ये वाली, ये जो कि सर्कल की रेडियस के बराबर है। तो सर्कल की रेडियस ही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है यहां पर। अब बस रेडियस वाली टर्म को हटा देते हैं, तो थोड़ी बहुत ज्योमेट्री भी आनी चाहिए। कैसे देखना, ये मुझे पता है कि इक्वेटर ट्राइंगल में अगर मैं यहां से सामने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो ये जो टोटल लेंथ है, इस टोटल लेंथ को देखना है एक बार बच्चों। ये एंगल है 60 डिग्री क्योंकि इक्वेटर ट्राइंगल है। ये साइड लेंथ एल थी, इस एल का 60 की तरफ वाला कंपोनेंट एल cos 60 और ये वाला कंपोनेंट एल sin 60। और इस ट्राइंगल का जो सेंटर है वो इस परपेंडिकुलर लेंथ को 2:1 में डिवाइड करता है। मींस इस टोटल लेंथ की ये 2/3 लेंथ है और ये 1/3 लेंथ है। तो जो रेडियस है यहां पर, रेडियस ये वाली लेंथ, ये बच्चों कितनी हो जाएगी, 2/3 ऑफ दिस होल लेंथ। यहां पर ये लेंथ कितनी थी, एल का साइन वाला कंपोनेंट, एल sin 60 कितना हो जाएगा बच्चों, sin 60 की वैल्यू यहीं कट करके लिख रहा हूं, √3/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सर्कल की रेडियस कितनी आ जाएगी, L/√3। तो इसमें जहां भी आपको R दिखाई दे रहा है उसको आप L/√3 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल्ड में क्या डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं बच्चों डेफिनेशन नंबर 3 की तरफ। थर्ड डेफिनेशन है बच्चों एवरेज वेलोसिटी। इसको हम V बेस में AVE एवरेज लिखते हुए डिनोट करेंगे, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। किस तरह से इसको डिफाइन किया हुआ है आपको आइडिया भी होगा। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, इस पे और सही समझने के लिए आप वेक्टर लगा सकते हैं क्योंकि पता है हमको डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो एवरेज वेलोसिटी को अगर देखना है तो फॉर्मूले पे कमांड होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता करेंगे, टोटल टाइम ड्यूरेशन से डिवाइड करेंगे, अपने आप क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। अगर इसके बारे में छोटी छोटी बातें लिखें तो पहली इंपॉर्टेंट बात, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो बता सकते हो क्या, फॉर्मूले को देखते हुए समझो। इस एवरेज वेलोसिटी वेक्टर इसकी इक्वल है, इसका मतलब जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी बच्चों, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर की। और हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमेशा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ होता है। इसका मतलब इंपॉर्टेंट बात जो आप याद रख सकते हैं, ये जो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर है इसकी डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बच्चों बताओ, डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी होगी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पोजीशन बोल सकते हैं,
फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की होती है वो डायरेक्शन किसकी होगी? एवरेज वेलोसिटी की। हम ये भी जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट पाथ से इंडिपेंडेंट है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पाथ से इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि पार्टिकल किस पाथ से गया है। किस पे डिपेंड कर रहा है? वो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, और कितना पार्टिकल को टाइम लगा है इस पर डिपेंड करेगा। तो वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसकी यूनिट। यूनिट देखो बच्चों फॉर्मूले से, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, ये सेकंड, तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? मीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड या इस तरह की कोई भी किलोमीटर पर आवर, इस तरह की यूनिट इस एवरेज वेलोसिटी की यूनिट होगी। इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। एक डेफिनेशन और देखते हैं बच्चों, बिल्कुल इसी टाइप की डेफिनेशन, जिसका नाम है एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी पढ़ेंगे, एवरेज स्पीड पढ़ेंगे, दोनों में कंपैरिजन देखेंगे, फिर उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, डिस्टेंस ट्रेवल पढ़ा, दोनों में डिफरेंस देखा, फिर न्यूमेरिकल करें मिक्स्ड। सेम ऐसे इसमें आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एवरेज स्पीड। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट डेफिनेशन नंबर 4, एवरेज स्पीड। इसको भी डिफाइन किया हुआ है, मैं इसके लिए सिंबल ये यूज में ले रहा हूं, एवरेज स्पीड। इसको इस तरह से डिफाइन किया हुआ है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। फॉर्मूले से नजर आ रहा है कि स्केलर क्वांटिटी है एवरेज स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल भी स्केलर क्वांटिटी है। तो इसके बारे में ये लिख सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन नहीं होती इसकी। इसकी यूनिट यहीं से देख के बता सकते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, इस टाइप की इसकी यूनिट होगी। अब बात आती है कि क्या डिफरेंस है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में। तो डिफरेंस आप खुद भी समझ सकते हैं फॉर्मूले को देखते हुए। एवरेज वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि एवरेज स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, पहला डिफरेंस। दूसरा, एवरेज वेलोसिटी जो हम पढ़ चुके हैं इससे जस्ट पहले, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम होता था फॉर्मूला उसका। डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो किसी भी टाइप का हो सकता है, इसलिए एवरेज वेलोसिटी भी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों टाइप की पॉसिबल है। जबकि एवरेज स्पीड फॉर्मूले से देखना, क्या डिस्टेंस ट्रेवल्ड कभी नेगेटिव होता है क्या? नहीं। इसका मतलब एवरेज स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, जबकि एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती थी। तीसरा जो डिफरेंस है, जो कि इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, जैसे हमने वहां देखा था कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, उसी टाइप से यहां पर हम समझ सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होता है वो हमेशा, यहां लिख लेते हैं, लेस देन और इक्वल्स टू एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या तो बराबर हो सकता है एवरेज स्पीड के, या उससे कम होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। वो सेम बात है भाई। फॉर्मूले को आप देखें, एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम आ रहा है, एवरेज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम आता था। तो जैसा रिलेशन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल्ड में था, बिल्कुल वैसा ही रिलेशन किस में हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में। एक सवाल करके देख लेते हैं इस पर बेस्ड, प्रैक्टिस के लिए। देखना, सपोज ए और बी, दो पॉइंट्स हैं ए और बी। एक पर्सन ए से बी तक जाता है पहले, सपोज 20 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है। फिर वो बी से वापस ए तक आता है, उसी पाथ पर वो वापस से बी से ए तक आता है। आते टाइम मान लेते हैं उसकी स्पीड है वापस से कांस्टेंट, लेकिन 30 मीटर पर सेकंड। ए से बी तक गया 20 मीटर पर सेकंड से, बी से वापस आया ए तक 30 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से। यू हैव टू फाइंड फर्स्ट पार्ट, फाइंड फर्स्ट पार्ट एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी, या फ्रॉम होल जर्नी लिख लेते हैं, फ्रॉम होल पाथ। पूरे इस जर्नी या पूरे पाथ के लिए, मतलब जाना और आना टोटल मिलाकर
एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, सेकंड है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, और सेम वही फॉर होल जर्नी, इसको भी फॉर लिख लेते हैं, फॉर होल पाथ और होल जर्नी, इस पूरे जर्नी के लिए एवरेज स्पीड भी आपको कैलकुलेट करनी है और एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है। तो वीडियो को पॉज करते हुए, सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करें फिर सॉल्यूशन देखें। तो सॉल्यूशन देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी फॉर द होल जर्नी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम करेंगे और एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। तो पार्टिकल ए से बी तक गया, फिर वापस बी से ए तक आया, बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0, क्योंकि वापस इनिशियल पॉइंट पर वो आ चुका है। तो एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम से कितनी हो जाएगी बच्चों, 0। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, 0। सेकंड पार्ट, एवरेज स्पीड, सिंबल बना रखा है हमने कुछ इस तरह से, स्पीड की एवरेज वैल्यू इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम। ये ढंग से देखना, अब क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि ए से बी तक ये लेंथ कितनी है, तो कई बार क्या होता है, हमको अज्यूम करना पड़ेगा कि भाई ए से बी तक की लेंथ को मैंने एक्स मान लिया, ए से बी तक जाना, बी से वापस ए तक आना, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एक्चुअल पाथ की लेंथ, तो एक्स जाना एक्स आना, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया बच्चों, 2x डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, जाने वाला टाइम प्लस आने वाला टाइम समेशन कर देंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा। तो देखना ए से बी तक जाने वाला टाइम वो आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड मींस x डिवाइड बाय कांस्टेंट स्पीड 20, x बाय 20, ये आ गया टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी प्लस टाइम टेकन फ्रॉम बी टू ए, डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय आते टाइम उसकी जो स्पीड है x बाय 30। इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो x कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से एलसीएम 60 आएगा, वो ऊपर पहुंचेगा तो 120 और 60 आएगा तो 3 प्लस 2 मीन्स 120 बाय 5 मीटर पर सेकेंड, ये उसकी पूरी जर्नी के लिए एवरेज स्पीड है। तो इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं कि क्या डिफरेंस है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में। और आगे बढ़ते हैं बच्चों और न्यूमेरिकल्स करते हैं इस पर बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। इस बार उस पर्सन को अगेन ए से बी तक जाना है। मैं इस लाइन ए बी का एक मिड पॉइंट मार्क कर रहा हूं, पॉइंट सी, और यहां लिख देते हैं मिड पॉइंट, ठीक है। ए से लेकर सी तक वो पर्सन सपोज v1 कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करता है, देन सी से लेकर बी तक वही पर्सन एक ही है, पहले ए से सी तक आया है वो कांस्टेंट स्पीड v1 से, देन सी से बी तक गया वो कांस्टेंट स्पीड v2 से, वापस नहीं आएगा, सिर्फ ए से बी तक जर्नी की बात चल रही है। डायग्राम बनाते हुए आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं, फाइंड एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द पर्सन फ्रॉम ए टू बी, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द पर्सन फ्रॉम ए टू बी। आपको ए से लेकर बी तक के लिए स्पीड की एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो अगेन वीडियो को पॉज करते हुए आप स्टार्ट कर सकते हैं, देन फिर सॉल्यूशन से मैच करा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो मुझे पता नहीं है कि ए से बी तक की टोटल लेंथ कितनी है, ऐसा गिवन नहीं है। और ये भी सीखना है हमको क्वेश्चंस में कि कोई भी क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो पहले उसका डायग्राम बनाए हम। हो सकता है डायग्राम क्वेश्चन में गिवन हो सकता है लैंग्वेज की फॉर्म में हो सकता है लैंग्वेज की फॉर्म में आ सकता था सवाल, ए पर्सन इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी फॉर इनिशियल हाफ जर्नी ही इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड v1, फॉर नेक्स्ट हाफ लेंथ he will move with constant speed v2, you have to find average speed for the whole journey, इस टाइप से पूछ सकते हैं। तो क्या सीखना है कि जैसी भी लैंग्वेज है उसके करस्पॉन्डिंग डायग्राम बनाए। और पूरी फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, जहां जहां फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स करने हैं ये आदत डालनी पड़ेगी, तब जाकर हमको बहुत ढंग से सही तरह से सवालों को कर पाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद फिर क्वेश्चन में जो भी पूछा है उसके लिए हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। अगर कोई फॉर्मूला अप्लाई करना है तो फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए, कोई वेरिएबल अज्यूम करना है तो अज्यूम कर लेंगे, अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा। वो देखना कैसे, ए से बी तक एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले दिमाग में आएगा कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड मतलब ए से बी तक की ये टोटल लेंथ, पर वो तो गिवन ही नहीं है। मान लेता हूं मैं ए से बी तक की जो टोटल लेंथ है, ये टोटल लेंथ सपोज ये मैंने 2x मान लिया, आप चाहे तो x मान लें, आप चाहे तो d मान लें, l मान लें, कुछ भी मान लें, मैंने 2x माना। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल तो बच्चों कितना हो गया 2x डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब टोटल टाइम को टुकड़ों में लिखना पड़ेगा, ए से सी तक जाने का टाइम लिखूंगा, फिर उसकी स्पीड चेंज हो गई,
देन सी से लेकर बी तक जाने का टाइम लिखेंगे। देखना, ए से सी तक टाइम टेकन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये आधी लेंथ है, लिखा है यहाँ पर मिड पॉइंट, तो टोटल 2x था तो ये x हो जाएगा, डिवाइड बाय कांस्टेंट स्पीड v1, देन c टू b, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय कांस्टेंट स्पीड v2। x एलसीएम लेके कैंसिल आउट कर दें, x को ढंग से अरेंज करेंगे तो रिजल्ट आएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, तो सीखने की बात क्या है, वेरिएबल्स अज्यूम करना आना चाहिए और क्वेश्चन में बेसिक फॉर्मूले का आइडिया होना चाहिए। तो इस तरह से हम एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी को समझ सकते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं कौन कौन सही करके बताता है। एक सर्कुलर ट्रैक बनाया मैंने, सपोज एक पार्टिकल इनिशियली यहां पर था, इनिशियल को दिखाने के लिए मैं लिख देता हूं t इक्वल टू 0 पर यहां है, इस सर्कल की रेडियस को r मान के चल रहा हूं और वो पार्टिकल इस सर्कल के अलोंग कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड मान लेते हैं उसकी है v0, वो लगातार इस सर्कुलर ट्रैक पर कांस्टेंट स्पीड v0 से चलता जाएगा। क्या क्या कैलकुलेट करना है आपको, मैं लिख देता हूं यहां पर, फाइंड फर्स्ट पार्ट डिस्प्लेसमेंट इन इनिशियल t सेकेंड्स, शुरू के t सेकेंड्स में कितनी वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड बताना है डिस्प्लेसमेंट का। सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, सेम आगे इनिशियल t सेकेंड्स। थर्ड पार्ट एवरेज वेलोसिटी इन इनिशियल t सेकेंड्स, अगेन मैग्नीट्यूड बताना है सिर्फ। और लास्ट पार्ट एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इन इनिशियल t सेकेंड्स। शुरू के t सेकेंड्स में चार बातें कैलकुलेट करनी है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो अगेन वीडियो को पॉज करते हुए आप ट्राई करें, देन मेरे सॉल्यूशन से आप मैच कराएं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन। देखते हैं देखो शुरू के t सेकेंड्स में मान लेते हैं कि वो यहां से मूव करते हुए यहां तक पहुंच जाता है किसी जनरल टाइम t पर। आपकी इच्छा हो तो आप यहां मान सकते हैं या कहीं भी अज्यूम कर सकते हैं। मैंने मान लिया कि t सेकंड के बाद यहां आ चुका था। देखना, बेसिक ज्योमेट्री काम आएगी, कोई बहुत बड़ी बड़ी भयानक बातें नहीं है। डिस्प्लेसमेंट देखते हैं पहले। डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए मैं इस वाले एंगल को थोड़ी देर के लिए थीटा मान लेता हूं, इसको बाद में हटा दूंगा। डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की सबसे छोटी लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली। ये लेंथ कैसे निकालें, देखना, सर्कल की रेडियस r है तो इस ट्राइंगल के अंदर देखना, ये r, मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। ये वाला एंगल बच्चों θ/2 हो जाएगा। इस r का कंपोनेंट ये वाला r cos θ/2 और दिस इज r sin θ/2। तो r sin θ/2, r sin θ/2 मींस फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आएगा, फर्स्ट पार्ट का आंसर वो आएगा 2 टाइम्स r sin θ/2। जहां पर थीटा को कैसे हटाएंगे वो भी हाथों हाथ समझ लेते हैं। पार्टिकल इस सर्कल के अलोंग मूव करते हुए यहां तक आए। अगर मैं तुमसे पूछता हूं इस आर्क की लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ आर्क, बचपन में आपने फॉर्मूला देखा होगा कि अगर पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चलता है किसी भी पाथ पर मूव करे तो डिस्टेंस ट्रेवल कैसे लिखा करते थे, कांस्टेंट स्पीड इनटू टाइम। तो अगर मैं पूछता हूं आपसे कि यहां से यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल्ड मतलब इस आर्क की लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ, तो आप बता सकते हैं कांस्टेंट स्पीड v0 इनटू टाइम t। इसका मतलब बच्चों ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये लेंथ कितनी है, v0 t। अब कोई भी आर्क अगर सेंटर पे थीटा एंगल बनाता है तो हम जानते हैं कि वो एंगल थीटा रेडियन में कितना होता है, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहां से मैं थीटा को v0 t बाय r यहां पे रखकर रिप्लेस कर सकता हूं। सेकंड पार्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वो तो मैंने बता ही दिया आपको, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ मींस इस आर्क की लेंथ कितनी है बच्चों, v0 t। थर्ड पार्ट एवरेज वेलोसिटी, अब तो बहुत इजी है, अगर डिस्प्लेसमेंट हमने निकाल लिया तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला सिर्फ दिमाग में होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो क्या करेंगे,
डिस्प्लेसमेंट जो लिखा हुआ था वहां पर 2r साइन ऑफ थीटा बाय 2 डिवाइड बाय लगने वाला टाइम t सेकेंड्स, और लास्ट पार्ट फोर्थ पार्ट एवरेज स्पीड, वो भी इजी है। जब हमको पता है कि डिस्टेंस ट्रेवल हम निकाल चुके हैं और एवरेज स्पीड तक पहुंचना है, तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों एवरेज स्पीड का? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल सेकंड पार्ट में लिखा था हमने v नॉट टी डिवाइड बाय टोटल टाइम t, कितना आ गया v नॉट। और लॉजिकली आना भी चाहिए, पार्टिकल जब भी कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, कांस्टेंट स्पीड, आप खुद सोचो अगर पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है मतलब हमेशा उसकी स्पीड v नॉट बनी हुई है, और किसी भी ड्यूरेशन में हमसे पूछते हैं कि उसकी एवरेज स्पीड बताओ, जब कोई क्वांटिटी लगातार ही एक जैसी बनी हुई है, कोई उसमें उतार चढ़ाव नहीं आ रहा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं हो रहा, लगातार एक ही है उस क्वांटिटी की वैल्यू, तो उस पूरे ड्यूरेशन में उसकी एवरेज वैल्यू वही तो होगी जो उसकी कांस्टेंट वैल्यू थी। मैं आज 2 मैंगो खाता हूं, कल भी 2 मैंगो, परसों 2 मैंगो, ऐसे पूरे 30 दिन तक डेली मैंने एग्जैक्टली 2 मैंगो खाए डेली। कोई पूछता है कि ऑन एन एवरेज आपने पर डे कितने मैंगो खाए, तो 2 मैंगो खाए। मैं समझाना चाह रहा हूं कि कोई भी क्वांटिटी हो वो आगे की बात है, आगे भी काम आएगी। अगर कोई क्वांटिटी कांस्टेंट है तो उसकी एवरेज वैल्यू उस कांस्टेंट वैल्यू के बराबर ही होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन में समझ सकते थे। बेसिकली इसमें ज्योमेट्री, बहुत बेसिक ज्योमेट्री यूज में आई है, ये वाली बात। अगर इस तरह की बातें हम समझ सकते हैं तो बहुत इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। 4 डेफिनेशन पढ़ चुके हैं हम, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, डेफिनेशन नंबर 5। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन 5, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसका नाम ही इसको जस्टिफाई कर रहा है, बता रहा है इसको। इंस्टेंटेनियस मींस किसी इंस्टेंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, उसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आप लिख सकते हैं डेफिनेशन, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एन इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एन इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या होती है समझते हैं, क्योंकि सिर्फ डेफिनेशन बोलने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर देखो, हमने थोड़ी देर पहले ये पढ़ा था कि एवरेज वेलोसिटी, ढंग से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, एवरेज वेलोसिटी हमने देखा था टोटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिवाइड बाय टोटल टाइम। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैं इस चैप्टर में, स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में ऐसे बोल रहा हूं, डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी। इन जनरल बोलेंगे तो डेल्टा आर वेक्टर बाय डेल्टा टी लिख देंगे, ठीक है। अब देखो, ये तो था एवरेज वेलोसिटी, और हम जानते हैं एवरेज हम डिफाइन करते हैं एक बड़े ड्यूरेशन में। यहाँ जो डेल्टा टी है वो ये बताना चाह रहा है कि टाइम का ड्यूरेशन काफी लार्ज है। अब आते हैं इंस्टेंटेनियस पर, यहीं से आएंगे। अब सोचो कि किसी पार्टिकल को यहां से यहां तक आ रहा है, पार्टिकल इस पाथ पर, किसी रैंडम पाथ पे सपोज, किसी ने मुझसे पूछा कि इस पूरे जर्नी में किसी एक इंस्टेंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी बताओ, तो वो जो इंस्टेंट पर मुझे पहुंचना है उसको मैं ऐसे पहुंचूंगा मैथमेटिकली कि अगर मैं इस टाइम ड्यूरेशन डेल्टा टी को बहुत छोटा करता जाऊं करता जाऊं करता जाऊं, इस ड्यूरेशन को बहुत स्मॉल कर दूं, अगर ये डेल्टा टी बहुत ही स्मॉल हो जाएगा तो अप्रोक्सीमेटली एक इंस्टेंट बन जाएगा वो। तो उसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं कि अगर डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, एग्जैक्टली जीरो नहीं, टेंड्स टू जीरो का मतलब नेग्लिजिबल टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहा हूं, अगर ये टाइम ड्यूरेशन बहुत ही कम होगा तो एवरेज वेलोसिटी एवरेज नहीं होकर क्या बन जाएगी बच्चों? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जिसको मैं क्या लिखूंगा, एवरेज में हम लिख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट में जो है वो है डेल्टा एक्स डिवाइड बाय टोटल टाइम डेल्टा टी। अब ये छोटे छोटे चेंजेस के लिए क्या बन जाएगा, ये dx बाय dt। ये तो हम जानते ही ना कि अगर टाइम ड्यूरेशन बहुत छोटा हो तो डेल्टा नहीं लिखकर हम डी लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल हो तो हम डेल्टा नहीं लिखकर उसको क्या लिखेंगे? डी लिखेंगे। तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx डिवाइड बाय स्मॉल टाइम dt, इसको क्या नाम दिया गया? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। और समझते हैं इसमें। अब देखो मान लो पार्टिकल किसी रैंडम पाथ पे मूव करते हुए जा रहा है, इस तरह के पाथ पे, ये पार्टिकल का पाथ बनाया मैंने, ठीक। किसी इंस्टेंट पर पार्टिकल यहां पर था, किसी ने मुझसे पूछा कि यार इस इंस्टेंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी बताओ, मींस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ। तो मेरे दिमाग में क्या आएगा, मैं बहुत छोटे से ड्यूरेशन के लिए पार्टिकल को देखने वाला हूं, यहां से पार्टिकल dt टाइम में सपोज यहां आ गया, ये भी मैंने बहुत बड़ा ड्यूरेशन ले लिया, इसको भी आप मनी मन ऐसा फील कर सकते हैं और छोटा कर दो इस ड्यूरेशन को। तो पार्टिकल यहां से यहां तक आया बहुत ही छोटे से ड्यूरेशन में। अब देखना,
dx का मतलब है वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, ये डिवाइड बाय बहुत छोटा सा टाइम dt। इस रेशियो की जो वैल्यू होगी वो इस इंस्टेंट पे पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। मान लेता हूं इस इंस्टेंट पर पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सपोज 10 मीटर पर सेकंड है, यूनिट तो समझ सकते हैं ना, मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, ये इंपॉर्टेंट बात है जो बताने वाला हूं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन को समझना है तो फॉर्मूले से समझ सकते हैं। जो डायरेक्शन इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की है वो डायरेक्शन किसकी होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। डायग्राम देखना बच्चों, पार्टिकल को यहां से यहां पहुंचने में जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, और हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, डायरेक्शन होती है हमेशा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ। यहां पर इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये, तो मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूं इनिशियल से फाइनल की तरफ एक एरो लगाते हुए, ये एरो, ये जो एरो दिख रहा है बच्चों ये है डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कुल मिला के अगर फाइनली मैं आपको डायरेक्टली लास्ट बात बताऊं तो वो क्या है, किसी भी इंस्टेंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी। मैग्नीट्यूड फॉर एग्जांपल इस इंस्टेंट पर कितना था, 10 मीटर पर सेकंड, दिस इज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और पार्टिकल जिस पाथ पे मूव कर रहा है उस इंस्टेंट पर जहां पर भी पाथ पर वो है वहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसके मोशन की डायरेक्शन में, इधर वो डायरेक्शन जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी उस पाथ पर, वही उस इंस्टेंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। अब होता क्या है, पूरी फिजिक्स में बार बार हम किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं बोलकर सिर्फ वेलोसिटी बोला करेंगे। बार बार टाइम लगता है बोलने में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। बाय डिफॉल्ट वेलोसिटी का मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी पूछना होगा तो क्लियर लगाया करेंगे वर्ड एवरेज वेलोसिटी, ये आप दिमाग में फिट कर लो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम बार बार सिर्फ क्या बोलेंगे, वेलोसिटी, जबकि एवरेज वेलोसिटी को पूरे नाम के साथ पुकारा करेंगे एवरेज वेलोसिटी से, ठीक है। अब देखना इसी डायग्राम में मान लेते हैं थोड़ी देर के बाद पार्टिकल यहां से पास हो रहा था, यहां पहुंच चुका था। अब किसी ने मुझसे पूछा इस इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो मैं क्या बताऊंगा, इस इंस्टेंट पर ये जो dx बाई dt की वैल्यू आएगी, सपोज फॉर एग्जांपल ये 20 मीटर पर सेकंड, तो मैग्नीट्यूड है उसकी वेलोसिटी का। और डायरेक्शन अभी समझाया था मैंने, यहां पर इस इंस्टेंट पर पार्टिकल जिस पाथ के अलॉन्ग मूव कर रहा है यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये टेंजेंट की जो डायरेक्शन है यही है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो ये जो पूरी टर्म दिखाई दे रही है आपको, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये पूरी टर्म मिलाकर उस इंस्टेंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी, ये ऐसे बोल सकते हैं आप, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाती है, ठीक है। तो सीखने की बात क्या थी, वेक्टर क्वांटिटी है ये, इसकी डायरेक्शन है उस पाथ के जिस पॉइंट से पास हो रहा है वहां पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन होती है, और इसका मैग्नीट्यूड तक पहुंचना है तो हमको dx बाई dt कैलकुलेट करना आना चाहिए। न्यूमेरिकल करेंगे तो और प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। एक डेफिनेशन और है इसी में, इसी टाइप की, उसको भी हाथों हाथ देख लेते हैं। डेफिनेशन नंबर 6 वो है बच्चों, ये तो था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अब है इंस्टेंटेनियस स्पीड, शॉर्ट में लिख रहा हूं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसका भी नाम बता रहा है, किसी भी इंस्टेंट पर पार्टिकल की स्पीड को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या अंतर है इन दोनों में, एक अंतर तो साफ साफ नजर आ रहा है, ये वेक्टर क्वांटिटी है जबकि ये स्केलर क्वांटिटी है, सबसे बड़ा डिफरेंस। क्या सिमिलरिटी है, देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कोई भी एग्जांपल देख सकते हो, ये वाला देखिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड है 10 मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन है टेंजेंशियल डायरेक्शन। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, यहां लिख देता हूं आपके लिए, समझना एक बार अपने आप, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। बहुत छोटी सी बात है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड वाला जो पार्ट है उसी को हम क्या बोल देते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। जैसे इस एग्जांपल में अगर कोई पूछता है इस इंस्टेंट पर, ढंग से सुनना बच्चों, इस इंस्टेंट पर इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी है, स्पीड, तो स्पीड के लिए हम सिर्फ क्या बोलेंगे, 10 मीटर पर सेकंड। कोई बोलेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ, तो मैं कहूंगा कि उस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो है 10 और डायरेक्शन है टेंजेंशियल डायरेक्शन।
फिर थोड़ी देर के बाद फिर किसी ने मुझसे पूछा कि यार इस इंस्टेंट पर पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस स्पीड बताओ, तो मैं जवाब दूंगा सिर्फ ये मैग्नीट्यूड वाला पार्ट 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि स्पीड की डायरेक्शन नहीं होती है। और किसी ने बोला कि वेलोसिटी बताओ इस इंस्टेंट पर, तो मैं बोलूंगा मैग्नीट्यूड तो है 20 और डायरेक्शन इधर की तरफ। समझ रहे हो बात को? छोटी सी बात है, ऐसे कोई बहुत भयानक टफ बातें नहीं है यहां तक तो। तो कुल मिलाकर ये दो डेफिनेशन जो है इनमें डिफरेंस समझ में आना चाहिए, एक वेक्टर है एक स्केलर है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है डायरेक्शन वाली बात। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं डेली लाइफ से रिलेटेड, हम जब किसी भी गाड़ी पर बैठकर जाते हैं, मान लेते हैं बाइक हो या कार हो, उसमें स्पीडोमीटर जो होता है, आपने देखा होगा आपकी बाइक पर स्पीडोमीटर क्या इंडिकेट करता है हमको। जैसे मैं बाइक चला रहा हूँ, किसी इंस्टेंट पर उसके डिजिटल स्पीडोमीटर में लिखा आ रहा है 52, वो मुझे क्या इंडिकेट कर रहा है? वो मुझे बता रहा है कि उस इंस्टेंट पर उस व्हीकल की स्पीड कितनी है बच्चों, 52 किलोमीटर पर आवर। क्या वो मुझे जो स्पीडोमीटर होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताता है क्या, या इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है? बताओ। वो हमको इंस्टेंटेनियस स्पीड इंडिकेट करता है, वेलोसिटी नहीं बताता। वो सिर्फ ये बताता है कि व्हीकल की स्पीड उस इंस्टेंट पे 52 किलोमीटर पर आवर है, वो ये नहीं बताएगा कि किस डायरेक्शन में है। बाइक अगर इधर की तरफ जाएगी 52 की स्पीड से, तब भी उसमें 52 लिखा आएगा। बाइक को तुम टर्न करके इधर ले जाने लग जाओ 52 की स्पीड से, तब भी उसमें 52 ही लिखा आएगा। तो ये भी आप दिमाग में रख सकते हैं कि किसी भी व्हीकल का स्पीडोमीटर किस क्वांटिटी को इंडिकेट करता है बच्चों, स्पीड को। बाय डिफॉल्ट स्पीड का मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये डिफरेंस है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में और इंस्टेंटेनियस स्पीड में। कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं इन पर बेस्ड, तब जाकर इसको और थोड़ा सा हम समझ पाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों इस पर बेस्ड। मान लेते हैं सपोज बोर्ड का प्लेन XY प्लेन है, ठीक है। किसी इंस्टेंट पर कोई एक पार्टिकल है, वो किसी रैंडम पाथ में मूव कर रहा होगा। किसी इंस्टेंट पर उस पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर इधर की तरफ है 20 मीटर पर सेकेंड, एक्स डायरेक्शन से सपोज 37 डिग्री एंगल पर। बहुत सिंपल सी बात पूछ रहा हूं, वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट गिवन इंस्टेंट। सिर्फ वेलोसिटी बोलने का मीनिंग ही बाय डिफॉल्ट क्या है बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आपको इस इंस्टेंट पर पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर को लिखना है। हम जानते हैं वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो कैसे लिखेंगे? आप वीडियो को पॉज करते हुए लिख सकते हैं, फिर आंसर मैच करा सकते हैं। मैं क्या करूंगा, पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर को लिखने के लिए इस वेलोसिटी वेक्टर के कंपोनेंट करूंगा इस तरह से। इधर v, मतलब अगर इसको v बोलता हूं, 20 cos 37 कितना आ जाएगा बच्चों, 16 मीटर पर सेकेंड। 20 sin 37 12 मीटर पर सेकेंड। तो कैसे लिखेंगे वेलोसिटी वेक्टर? कंपोनेंट फॉर्म में लिख देंगे। 16 वाला कंपोनेंट है आई कैप वाली डायरेक्शन में, मीन 16 आई कैप, और 12 वाला है जे कैप की तरफ, 12 जे कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सिंपल सी बात है, कर सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सपोज इस बार एक व्हीकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड। सपोज ये बात है t इक्वल्स टू 0 की, ठीक। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि वो व्हीकल, यही व्हीकल साउथ की तरफ जा रहा था, सपोज 10 मीटर पर सेकेंड से। ये इंस्टेंट मान लेते हैं सपोज t इक्वल्स टू 10 सेकेंड। इस बार ये बहुत छोटी छोटी बातें पूछने वाला हूं आपसे। ये मान के चल रहे हैं कि इधर, चलो डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट की टर्म में बात कर लेते हैं। ये मान लेते हैं कि ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, जो भी हम आंसर देंगे वो डायरेक्शन के साथ बताएंगे। फर्स्ट पार्ट, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0। t इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल की वेलोसिटी या व्हीकल की वेलोसिटी बतानी है। सेकंड, सेम यही लाइन, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 10 सेकंड। व्हीकल की वेलोसिटी बतानी है बच्चों t इक्वल्स टू 10 सेकंड पर। और थर्ड पार्ट, जो कि थोड़ा सा कुछ बच्चों को परेशान करता है कई बार, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी इन इनिशियल 10 सेकंड्स। इनिशियल 10 सेकंड्स में इस व्हीकल की वेलोसिटी में कितना चेंज आया है वो बताना है। तो आप फिर से वीडियो को पॉज करें और जल्दी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, फिर इसका आंसर देखें। देखते हैं बच्चों।
फर्स्ट पार्ट, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0। t इक्वल्स टू 0 ये वाला इंस्टेंट था। इस इंस्टेंट पे बच्चों वेलोसिटी बतानी, मैं यहीं पर आंसर लिखता जा रहा हूं। आंसर, इस इंस्टेंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी, ढंग से देखना, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी आएगा और डायरेक्शन भी आएगी। मैग्नीट्यूड तो है 20 और डायरेक्शन है टुवर्ड्स ईस्ट, तो क्या आंसर आएगा बच्चों 20। सपोज मैं इधर आई कैप मान के चल लेता हूं थोड़ी देर के लिए, इधर की तरफ जे कैप मान लेता हूं, तो आंसर क्या लिखेंगे 20 आई कैप मीटर पर सेकंड, या लिख सकते हैं 20 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, एक ही बात है। सेकंड पार्ट, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 10 सेकंड। t इक्वल्स टू 10 वाला डायग्राम देखो, इस इंस्टेंट पर पार्टिकल या व्हीकल की वेलोसिटी देखना, मैग्नीट्यूड तो 10 और डायरेक्शन टुवर्ड्स साउथ, तो क्या लिखेंगे बच्चों आंसर, मैग्नीट्यूड तो 10, अब चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स साउथ, या आई कैप जे कैप की टर्म में देखना, मैग्नीट्यूड तो 10 और डायरेक्शन माइनस जे कैप, तो -10 जे कैप मीटर पर सेकंड। थर्ड पार्ट, चेंज इन वेलोसिटी इन इनिशियल 10 सेकंड्स। शुरू के 10 सेकंड्स में वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है। देखो किसी भी क्वांटिटी में चेंज का मतलब होता है फाइनल वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी माइनस इनिशियल वैल्यू, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे वो पोजीशन हो, चाहे वो एक्सेलेरेशन हो, चाहे वो कोई भी क्वांटिटी हो। चेंज इन वेलोसिटी बताना है तो थर्ड पार्ट का आंसर बच्चों यहां लिख रहा हूं मैं, थर्ड पार्ट, चेंज को मैं डेल्टा सिंबल से डिनोट कर रहा हूं, और वेलोसिटी में चेंज, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करेंगे। अब हम जानते हैं, देखना, t इक्वल्स टू 0 इनिशियल इंस्टेंट पर वेलोसिटी बच्चों कितनी थी 20 आई कैप, 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई -10 जे कैप, तो बस यहां पर वैल्यू पुट करनी है, फाइनल वेलोसिटी -10 जे कैप माइनस इनिशियल वेलोसिटी 20 आई कैप। तो बच्चों चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, इसको ढंग से अरेंज करके ऐसे लिख दूं, -20 आई कैप -10 जे कैप, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर कोई ये पूछता है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की टर्म में आप ये बताओ कि चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, तो उसके लिए देखना, इस चेंज इन वेलोसिटी थोड़ा बहुत वेक्टर आना चाहिए बच्चों हमको, यहां पर चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर जो लिखा है ना, इसको एक बार डायग्राम में ड्रॉ करके देखते हैं। देखना बच्चों, इस वेक्टर को, चेंज इन वेलोसिटी वाले को ड्रॉ कर रहा हूं मैं डायग्राम में, यहां पर -20 आई कैप, एक वेक्टर बना लेते हैं माइनस आई कैप की तरफ 20 लेंथ का, -10 जे कैप, माइनस जे कैप वाली डायरेक्शन में 10 मैग्नीट्यूड वाला, और इन दोनों वेक्टर्स, इसको ऐसे लिख सकता हूं -20 आई कैप प्लस -10 जे कैप, इन दोनों वेक्टर्स का प्लस मतलब वेक्टर एडिशन, इन दोनों वेक्टर्स का बच्चों वेक्टर एडिशन करेंगे पैरेललोग्राम लॉ से, तो ये जो वेक्टर आएगा, ये वाला वेक्टर, इसको हम क्या नाम दे सकते हैं इस वाले वेक्टर को, ये है चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। इसकी डायरेक्शन कैसे लिखेंगे देखना, उधर ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ, क्या इसको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट, नहीं, साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ तब बोलते हैं जब ये वेक्टर सॉरी एग्जैक्टली साउथ और वेस्ट के बिल्कुल बीच में आता, यहां से और यहां से 45 डिग्री एंगल पर आता, तब वो बोलते हैं साउथ वेस्ट। यहां हमको ऐसे लिखना पड़ेगा, मान लेता हूं कि मैं एंगल यहां से मेजर कर रहा हूं थीटा एंगल, तो टेन थीटा लिख सकते हैं अलग से, देखो टेन थीटा हो जाएगा दिस बाय दिस, ये 20 है तो सामने वाला भी 20 होगा, तो 20/10 मींस 10, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, थीटा आ जाएगा 10 इनवर्स 10, ये हमने एंगल पता कर लिया। अब फाइनल डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर की देखना, ये थीटा एंगल हमने साउथ वाली डायरेक्शन से, ये साउथ है, वेस्ट की तरफ रोटेट होते हुए साउथ से वेस्ट की तरफ, तो इतना एंगल वेस्ट ऑफ साउथ, ऐसे लिखते हैं, जहां से एंगल मेजर कर रहे हैं उसका नाम बाद में आएगा, साउथ से वेस्ट की तरफ इतने एंगल पर आएंगे तब जाकर ये वाला वेक्टर हमको मिलेगा। ये एडिशनल बात मैंने बता दी आपको, कई बार ऐसी बातें भी यूज में आती हैं, हो सकता है ऑप्शंस इस तरह के आए, सवाल पूछे फाइंड चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, और ऑप्शन में लिखा हो पहला ऑप्शन, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा बच्चों कितना, रूट के अंदर 500, तो रूट 500 और डायरेक्शन आ जाएगी 10 इनवर्स 10 वेस्ट ऑफ साउथ। दूसरा ऑप्शन रूट 500 डायरेक्शन कुछ और लिखी हुई आ जाएगी, साउथ वेस्ट लिखा हुआ आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन कुछ और, चौथा, तो हमको आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से हम एग्जैक्ट वेक्टर की डायरेक्शन को देखें, तो वेक्टर पर बेसिक कमांड तो होनी चाहिए, बार बार यूज में आता है ये। तो और एग्जाम्पल करते हैं बच्चों, फिर आगे बढ़ेंगे।